बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-केमी। व्यूवर्स, आपको जैसा कि पता है हम क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। So today we will discuss about what is law of mass action, what is meant by active masses and its complete derivation to explain the equilibrium constant and what is meant by equilibrium constant basically। तो इस टॉपिक में आज हम बेसिकली जो डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर एक्टिव मैसेज की टर्म को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इसकी एक मैथमेटिकल छोटी सी डेरिवेशन देखेंगे और देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब बेसिकली क्या है, ये एक स्पेशल किस्म का लॉ है जो 18 समथिंग के अंदर दो डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, एक गुलबर्ग और एक वाग। गुलबर्ग और वाग ने आकर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी रिएक्शन की स्पीड के बारे में एक लॉ पेश किया था और इन दोनों की बातों को इकट्ठा करके लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम दे दिया गया। ये दोनों ने सेपरेटली काम किया था तो दोनों के कामों को कंबाइन करके उसे लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम दिया गया। लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली क्या कहता है? इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उस केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं, मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं, उनके एक्टिव मैसेज का जो प्रोडक्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, उनको मल्टीप्लाई करना, कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो एक्टिव मैसेज हैं उनकी अमाउंट है, उनकी अमाउंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर उतना ही ज़्यादा होगा जितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब इसमें एक टर्म को यूटिलाइज किया गया, एक्टिव मैसेज। ये एक्टिव मैसेज क्या चीज़ है? एक्टिव मैसेज का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कितना रिएक्टेंट एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा है वो उसका एक्टिव मैस कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर सपोज करें आपने एक रिएक्शन प्रोसीड करवाया, उस रिएक्शन में आपने एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट जो था वो 10 ग्राम्स लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 10 का 10 ग्राम रिएक्टेंट जो है वो यूटिलाइज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसमें से मे बी 8 ग्राम यूज़ हुआ हो और 2 ग्राम्स एज सच रह गया हो, 2 ग्राम्स अनरिएक्टेड फॉर्म में रह गया हो। तो जो 8 ग्राम रिएक्टेंट इस्तेमाल हुआ होगा उसे हम क्या नाम देंगे? वो उस रिएक्टेंट का एक्टिव मैस होगा। यानी ये वो एक्टिव कंपोनेंट होगा उस रिएक्टेंट का जो कि असल में रिएक्ट किया, जिसने असल में अपना काम शो किया। मतलब क्या कि उसने अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो सारा का सारा रिएक्टेंट जो हम डालते हैं एक रिएक्शन के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा रिएक्टेंट ही यूटिलाइज होगा, उसमें से कुछ अनरिएक्टेड भी बातों का रह जाता है। जितना एक्चुअली यूटिलाइज हुआ होगा रिएक्शन के अंदर वो उसका एक्टिव मैस कहलाता है। और एक्टिव मैस को नॉर्मल टोटल रिएक्टेंट से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। और एक्टिव मैस क्योंकि ये बेसिकली अमाउंट को शो कर रहा है, कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, तो एक्टिव मैस का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। अब हम बात करते हैं भी लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन की। इसकी एक छोटी सी हमने एक जनरल मैथमेटिकल डेरिवेशन की है कि सपोज करें एक जनरल रिएक्शन है, A प्लस बी गोज टू C प्लस टी। यानी A और B रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों के मिलने से C और D प्रोडक्ट्स बन रही हैं। डजेंट मैटर, ये कुछ भी हो सकता है। वी विल डिस्कस अबाउट ओनली अ जनरल रिएक्शन। ठीक है। तो आप देखें ज़रा, जैसे कि आपको पता है हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन ये होता है डबल एरो। ये मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है एक, और रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन, या जिसे हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं, एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन में देखें तो जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? A प्लस बी कंबाइन कर रहे हैं, A एंड B रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म C एंड D।
ए और बी आपस में मिल रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं, मतलब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यहाँ पर क्या है, ए और बी हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। तो जैसा कि लॉ ऑफ मैस सेक्शन कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब एक्टिव मैसेज हमारे ए और बी हैं, इन दोनों के एक्टिव मैसेज, मतलब इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया हमने, और इनका प्रोडक्ट ए और बी दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, यू कैन सी दैट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यू नो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, आर एफ का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। जब ये डायरेक्ट साइन हम खत्म करते हैं, आपको पता है डायरेक्ट साइन जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है, ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो वो दूसरी भी कम हो रही है। अब कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगाने के लिए हम इस डायरेक्ट साइन को ख़त्म करते हैं, इसकी जगह आ जाता है इज इक्वल टू का साइन। और ये रूल है, यू नो, इज इक्वल टू के साइन के साथ हमेशा एक कांस्टेंट लगता है जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आर एफ जो हो जाएगा, डायरेक्ट साइन को खत्म किया, इसकी जगह इज इक्वल टू और के लग गया, और आगे ए बी एज इट इज वैसे ही आ गए, सिर्फ हमने डायरेक्ट साइन को खत्म करके उसकी जगह इज इक्वल टू और के एफ लगा दिया है। के एफ स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो के एफ होगा ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट के बारे में बताएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अब हम बात करते हैं बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन की। इसे बैकवर्ड भी कह सकते हैं, रिवर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपको पता है रिवर्स रिएक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब इन द रिवर्स रिएक्शन सी एंड डी कंबाइन टू फॉर्म द ए एंड बी, ठीक है। यानी इसके अंदर सी और डी जो होंगे ये एज अ बेसिकली रिएक्टिंग सब्सटेंसेस वर्क करेंगे। तो सी और डी इसके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, तो लॉ ऑफ मैस सेक्शन के मुताबिक तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और यहाँ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस अब यहाँ पर आ रहे, क्या आ रहे हैं हमारे, सी और डी, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सी और डी, ठीक है। यानी आर बी जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी इंटू डी, जैसे कि ऊपर किया हमने। और जैसे ऊपर किया डायरेक्ट साइन को खत्म किया, उसकी जगह इज इक्वल टू का साइन आ गया प्लस एक कांस्टेंट लग गया, और इस कांस्टेंट को हम के बी का नाम देंगे क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन को आप इसकी जगह के आर भी लिख सकते हैं, इसकी जगह के बी भी लिखा जा सकता है, जो मर्जी लिख दें, एक ही बात है। बैकवर्ड कह दें, रिवर्स कह दें, डजंट मैटर, ठीक है। तो आर बी या आर आर लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू सी और डी, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास रिएक्शन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी, जो कि बैकवर्ड रिएक्शन को शो कर रही है। ऊपर फर्स्ट इक्वेशन जो थी, जो हमारे पास आई थी फॉरवर्ड रिएक्शन की, और ये सेकंड इक्वेशन आ गई बैकवर्ड रिएक्शन की। अब आपको पता है एक टाइम ऐसा आता है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, और जिसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एट द डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हमें पता है। तो आर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर बी, इसे सपोज हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इनटू इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास आर एफ की और आर बी की वैल्यूज थी, इसे जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। यू कैन सी दैट कि आर एफ की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी है के एफ इंटू ए बी, ठीक है। और आर बी की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी है के बी इंटू सी डी, तो देखें के एफ इंटू ए बी आ गया, और यहाँ से के बी इंटू सी डी आ गया। यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले जाएं, और जो रिएक्टेंट्स जो एक्टिव मैसेज है उनको एक तरफ ले जाएं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो यू कैन सी दैट के एफ इधर है, ये के बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो के एफ डिवाइडेड बाई के बी आ गया, इज इक्वल टू ये सी डी इधर ही रहेगा, ये ए बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सी डी ओवर ए बी बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमारे पास के एफ ओवर के बी है, ये के एफ ओवर के बी जो होगा इट विल बी इक्वल टू द अनदर न्यू कांस्टेंट विच इज कॉल्ड के सी। इसे क्या कहते हैं हम, के सी कहते हैं। के एफ ओवर के बी की जगह अगर हम इस के सी को लिख देंगे तो सारी फॉर्म वही रहेगी, बस के एफ ओवर के बी की जगह के सी आ जाएगा। तो के सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी डिवाइडेड बाय ए बी, और दिस के सी इज बेसिकली नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये जो केसी है, इस केसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं, और ये वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो तब आता है जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और इस कांस्टेंट से हमें पता लग रहा है कि केसी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी,
और रिएक्टेंस की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। यू कैन सी दैट सी डी हमारा जनरली प्रोडक्ट था और ए बी हमारा रिएक्टेंट था, और के सी देखें इट इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी आया, मतलब के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आ गया। ठीक हो गया। तो ये था भी क्लास आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया डिटेल में कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, उसको हमने डिफाइन किया कि लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन, फिर एक्टिव मैसेज के बारे में डिस्कशन की, फिर आगे हमने उसकी जनरल डेरिवेशन देखी। अच्छा, अब इसको अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में लिखें इस डेरिवेशन को, तो सारा प्रोसेस सेम ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ तो हमने सिंपल ए बी और सी डी लिखा ना, इसका मतलब क्या था, 1 नंबर ऑफ मोल है हर एक चीज। अगर मिसाल के तो डिफरेंट नंबर ऑफ मोल, जैसे सपोज करें कैपिटल ए जो है इसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी हैं, इसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल सी हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल डी हैं। ठीक है, इतने इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा जो होते हैं किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के कोफिशिएंट की शक्ल में, पावर की शक्ल में उस एक्टिव मास के ऊपर आ जाएंगे। यानी कैपिटल ए के नंबर ऑफ मोल स्मॉल ए थे तो इसके ऊपर स्मॉल ए आ गया, कैपिटल बी के स्मॉल बी थे तो इसके स्मॉल बी आ गए। ठीक है, यानी कि ये कोफिशिएंट की शक्ल में, पावर की शक्ल में नंबर ऑफ मोल्स ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह से कैपिटल सी का स्मॉल सी, कैपिटल डी का स्मॉल डी, तो ये इसी तरह से इनके नंबर ऑफ मोल भी बाहर की तरफ आ गए कोफिशिएंट की शक्ल में, पावर की शक्ल में। सिमिलरली यहाँ पर भी तमाम डेरिवेशन के अंदर ए के बाहर बी, और ए के बाहर ए कोफिशिएंट, बी के बाहर बी कोफिशिएंट, सी के बाहर सी, और डी के बाहर डी कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो होगी ये लॉ ऑफ मास एक्शन की एट द एंड जो है ये फॉर्म आ जाएगी अगर हम इसको नंबर ऑफ मोल के हिसाब से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये था भी हमारा आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो लेंबी क्लास ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी तरह का कोई इश्यू हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। कासिम अस्सलाम को अल्लाह हाफिज़।